हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। ठीक है, जो कि आपका है मल्टीपल इंटीग्रल्स। तो कैलकुलस में इससे पहले आपने इंटीग्रल्स के बारे में जान ही रखा होगा। तो उस इंटीग्रल्स के कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपको इंटीग्रल्स के जो भी फार्मूले बेसिक्स जो भी फार्मूले हैं आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मल्टीपल इंटीग्रल्स आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें इंटीग्रल्स जो इंटीग्रेशन जो करेंगे हम वो कई बार कर सकते हैं, 2 बार 3 बार, है ना। इससे पहले आपने क्लास 12th में भी मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा होगा। और इंटीग्रल्स में बेसिकली हम 1 वेरिएबल्स या 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स के इंटीग्रल्स को देखते हैं। तो इसमें हम आज वही मल्टीपल इंटीग्रल्स के बारे में उसका हम डिफिनीसन क्या होता है उसको हम एग्ज़ाम में, अगर मान लीजिए आपको डिफिनीसन तो ऐसे मेनली पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एज पर नोट्स या फिर एज पर समझाने के उद्देश्य से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रल्स को हम डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेनली इसमें आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें आपको इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले हम इसका बेसिक्स अच्छा से समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है हम आज लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन फॉर 1 वेरिएबल्स कैन बी एक्सटेंडेड टू द फंक्शंस ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से इंटीग्रेशन आज तक अभी तक करते आ रहे हैं वो हम एक वेरिएबल से करते थे, लेकिन अगर यहाँ पे हम एक से अधिक वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल इंटीग्रल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा जब आपको इंटीग्रेशन दिया जाता था उसमें हम क्या देखते थे, इंटीग्रेशन दिया हुआ है f(x) और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता था, जो कि आपका क्या था, एक वेरिएबल्स का था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल्स करने का मतलब कि जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ है वो भी x का टर्म है, और यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है उसको भी वो भी एक ही है, मतलब एक वेरिएबल्स है। इसको हम इस तरह से नॉर्मली इसको इंटीग्रेट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल इंटीग्रल्स में आपको जो डिफिनिट इंटीग्रल्स है और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है दोनों का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आराम से आपको दोनों आता ही है। आप लिमिट्स को कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स डिफिनिट इंटीग्रल में, तो वो भी आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अच्छा से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ गया मल्टीपल इंटीग्रल्स का डिफिनीसन। कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। चलिए, मल्टीपल इंटीग्रल्स में सबसे हमारा जो पहला इंटीग्रेशन आता है वो हमारा आता है डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन को आप देखें किस तरह से इसको हम समझेंगे और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, फिर हम इसको इसका एक एक करके हम आपको जो भी है सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डबल इंटीग्रल में क्या है, लेट द मैक्सिमम लीनियर डायमेंशन ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द एरिया अप्रोचेज 0 एंड n इंक्रीजेज indefinitely, then Sn will be approach a limit namely the double integrals। कहने का मतलब ये है कि अब इंटीग्रेशन का तो आपने पहले बेसिक्स में आपको पता ही होगा, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी क्लोज शेप है उसका हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो देखिए डबल इंटीग्रल्स में मेनली हम यहाँ पे एरिया का ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई एक लीनियर डायमेंशन का कोई पोर्शन है जो कि उसका एक डायमेंशन जो है वो जीरो पे है और दूसरा डायमेंशन जो है इनडिफिनिटली बढ़ते जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, उसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए, इसे देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए डायग्राम जो है आपको इसमें ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका है
वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका है एक्स एक्सिस। जो मैंने बोला है वो मैंने ये बोला है कि जो आपका ये डायग्राम दिया हुआ है वो क्या बोलता है कि कोई इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, इरेगुलर इस तरह से सरफेस है, और एक जो है वो आपका एक्स पे 0 पे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ये एक्स, मान लीजिए ये एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्स इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे जो आपका ये डायमेंशन दिया हुआ है एक्स का वो ए से लेके बी तक ये जो हमारा ये सरफेस है वो इस तरह से एक्सटेंड होते जा रहा है और ये इनडिफिनिटली इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो उसको अब हम यहीं तक लेके चलते हैं। तो देखिए अब चूँकि ये एक इरेगुलर सरफेस है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि ये जो डायग्राम है वो तो एक एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ये एक्सटेंड हो रहा है और दूसरा ये वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो है इसका इरेगुलर सरफेस जो है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमको इस पूरे जो रीजन है ये सभी का एरिया फाइंड करना है। उसको हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, देखिए वह यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर हम इसको सबसे ये जो है डबल इंटीग्रेशन है जिसको हम डिनोट इस प्रकार से करेंगे, डबल इंटीग्रेशन आर, यहाँ पे आर जो है वो आपका कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, मतलब कि किस रीजन में ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो किस तरह से किस रीजन में ये एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे वो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, 2 वेरिएबल्स का दिया रहेगा, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ में आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो आपका ये लिमिट्स है, हाँ लिमिट्स जो है यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है। तो लिमिट्स जो है हमको कैसे समझना होगा, अब यहाँ पे कभी कभी आपको लिमिट सिर्फ दे दिया जाएगा, एक जो है आपका वेरिएबल्स फॉर्म्स में होगा और एक जो है आपका कांस्टेंट फॉर्म्स में होगा। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा लिमिट जो है वो किसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में पहले किसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है और उसमें हम कौन सा लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो है पहला इंटीग्रेशन है ए टू बी, ठीक है, जो इस डायग्राम को देखते हुए चलिए, जो आपका ये जो है यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी लिख रखा है समझाने के लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ये जो है एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ लिमिट दिया रहता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे कि ये जो लिमिट है वो एक्स का है या फिर ये जो लिमिट है ये वाई का है। तो देखिए यहाँ पे जो वो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी है और फिर आपका है दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से है F1 एक्स से लेके F2 एक्स तक। अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि जो फंक्शंस दिया हुआ है वो उस लिमिट्स का जो फंक्शंस दिया हुआ है वो किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्स का, इसको हम एक्स इक्वल टू एक्स को लिख नहीं सकते हैं, ये जो है एक्स का फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी लिमिट हो जाएगी, वाई की लिमिट हो जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वाई इक्वल यहाँ पे जो हमारा लिमिट्स है वो क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मान लीजिए एक्स कोई लोग यहाँ पे वेरिएबल्स है, यहाँ पे मैंने F1 एक्स लिखा है, तो यहाँ पर आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर जो कांस्टेंट दिए रहेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो ये दिए हुए हैं ए टू बी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और यहाँ पे जो ये दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका F1 एक्स, और ये इसका लोअर लिमिट हो गया, और ये F2 एक्स है, ये आपका अपर लिमिट हो गया, और फंक्शन जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो हमारा फंक्शंस अगर कांस्टेंट में दिया हुआ है उसको अभी कुछ नहीं करना है, करना क्या है हमको, जो हमारा वेरिएबल्स में दिया हुआ है। सपोज ये यहाँ पे F1 एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी हो गया, और ये हो जाएगा F1 फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, ठीक है, F1 टू F2 वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वाई का फंक्शंस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका लिमिट होगा, एक्स का लिमिट होगा। तो जिसका लिमिट जो है बाद में दिया रहे और जिसका लिमिट वेरिएबल्स में दिया रहे उसको हम पहले इंटीग्रेट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा मैंने क्या बोला
कि मान लीजिए ये कोई फंक्शंस है f, ये आपका dy dx जो है आपका फंक्शंस है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपका ये फंक्शंस है वो क्या है, जिसका लिमिट्स वेरिएबल्स में दिया रहे, ठीक है, उसको हम पहले इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? पहले इंटीग्रेट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट वाला है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने f1x भी ले, यहाँ पे मैं f1x भी ले सकता था, तो f1x लूँगा तो यानी कि वो y का वेरिएबल, y का लिमिट से, ठीक है, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। और यहाँ पे जो है f1y है, तो इसको हम, ये x का लिमिट है, इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा, a टू b, आप लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे f1y, और ये आपका हो जाएगा f2y, ठीक है, f ऑफ x, y। और यहाँ पे सबसे हमको इसमें क्या लिखना है, x के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये जो है x का लिमिट है और ये जो है आपका वेरिएबल्स के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आएगा फिर इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जो लिमिट्स पुट करना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, फिर उसमें हम माइनस करके लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो उस तरह से हमारा जो है इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है dy, यहाँ चूँकि ये y का है, y का लिमिट जो है वो वेरिएबल्स के रूप में है, तो इसको हम पहले इंटीग्रेट किए हैं, फिर इसको हम बाद में जो कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो f1x है वो f1y भी हो सकता है, इसका मतलब ये किसका लिमिट हो जाएगा, x का हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया है, फिर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब कि आपको सिंपल सा यहाँ समझना है कि जिसका लिमिट्स, सबसे पहले वो क्या देखना है, लिमिट्स देखना है। लिमिट्स में देखेंगे कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल्स है, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको दोनों कांस्टेंट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले हम x का भी कर सकते हैं और फिर बाद में हम y का भी कर सकते हैं, या फिर उसको हम पहले y में भी कर सकते हैं और फिर x में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक लिमिट कांस्टेंट के रूप में दिया हुआ है, दूसरा जो है आपका वेरिएबल्स के रूप में दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स में दिया हुआ है उसको हम देखेंगे वो किसका फंक्शन है। अगर x का फंक्शन होगा तो वो लिमिट्स जो है y का होगा, ठीक है। अगर y का फंक्शन होगा तो लिमिट्स x का होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए आगे क्या है, इसका वर्किंग रूल क्या है। तो वर्किंग रूल कुछ मतलब खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्या है वर्किंग रूल। कहता ये है कि पहला स्टेप यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान इंटीग्रेशन, जब डबल इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको ध्यान से देखना होगा कि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले वो देखना होगा। और जब हम जिस वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम कोई फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स दिया रहेगा उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, x इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट। अगर हम फंक्शंस को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो x है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। एंड एवेल्यूएट द रिजल्ट बिटवीन द लिमिट्स y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2x। उसमें फिर हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट कर देंगे। लिमिट्स को पुट करने के लिए आपको आता ही है, तो अभी हम क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, देन वी इंटीग्रेट द रिजल्ट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। फिर जो कांस्टेंट वाले जो लिमिट्स दिए हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है उसका कहने का मतलब क्या है। तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल ले दे रहा हूँ
यहाँ पे आपका हो गया एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पे 0 to 2 दिया हुआ है। और फंक्शन जो है एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और डी वाई डी एक्स दिया हुआ है। ये आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको अब हम डबल इंटीग्रेशन है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या देखना है, लिमिट्स देखना है। तो लिमिट्स जो है ये आपका क्या है, एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब ये वाई का लिमिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का लिमिट्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका ये एक्स का लिमिट हो जाएगा। तो वाई का लिमिट है, तो इसको हम पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्स है वो एज ए कॉन्स्टेंट रेट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल यहाँ पे लिमिट्स जो है एक्स इक्वल टू 0 to 2 हो गया। और ये आपका जो है ये वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे। ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ, किसका लिमिट्स वेरिएबल्स में है, किसका लिमिट्स कॉन्स्टेंट में है। तो देखिए एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट रेट करेंगे तो एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, y³ 3, और यहाँ पे लिमिट्स जो है आपका ये क्या है, x to x स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दिए, और dx जो है एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे dx एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे हमको लिमिट पुट करना है, तो हम यहाँ पे x को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए हैं, तो हम x को यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0 to 2, और ये आपका हो जाएगा एक्स का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो वाई का अपर लिमिट रखेंगे, वाई में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, और फिर ये आपका हो जाएगा, अब x/3 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर x के जगह पे y के जगह पे x रख दिया, माइनस का x टू द पावर 3, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे आपका ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे dx हो गया, ये x एज इट इज यहीं पे रह जाएगा, तो यहाँ पे x को हम यहीं रहने देंगे। यहाँ पे ये आपका x ये नहीं, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी इसका बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1/3 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x को मैंने अंदर ही रखा है। अब क्या करूँगा, मैं इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, तो 1/3 एज इट इज हो जाएगा। और फिर आपका क्या होगा, जो इंटीग्रेशन है x इक्वल टू 0 to 2 हो जाएगा। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 7, x की पावर 4 हो जाएगा, और फिर आपका dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको आता ही है, तो आपका इसको इस तरह से हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर, यहाँ पे आपका हो जाएगा x टू द पावर 8, x टू द पावर 8 अपॉन 8, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस का x टू द पावर 5 अपॉन 5। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to 2, तो 0 to 2 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 1/3, और x का पावर 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 8/8 हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर 5/5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1/3 अब यहाँ पे 2 का पावर 8 हो जाएगा आपका। इसको कैलकुलेट इसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी इसको हम सॉल्व चलिए कर लेता हूँ मैं। 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3। अब 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ये घट जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 1/3, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 इंटू 32 माइनस का 32, ठीक है। तो 32 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका हो जाएगा 0, 5 3 या 15, 116 माइनस 32/5,
ठीक है। इसको हम माइनस करके लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। 160 में से 32 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 128/5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है 128/15 आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ये आपका फॉर्म लिख रखा है रूल, तो आप रूल जो है कुछ इसको समझ लीजिए। सिंपल सा है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टेंट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स है उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर उसको उसके जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद हम जो भी उसका लिमिट है उसको पुट करेंगे और हमारा जो है एज इट इज प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है उसका लास्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा है डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स। मतलब कि आप यहाँ पे कभी कभी जो है आपका कर्व जो है पोलर फॉर्म में भी दिया रहता है, और अभी इससे पहले जो है हमने कार्टेशियन फॉर्म में देखा। तो देखिए अब हम पोलर फॉर्म में देखते हैं किस तरह से हम कोई भी कर्व का जो है डबल इंटीग्रेशन पोलर फॉर्म में निकालेंगे। तो पोलर फॉर्म में आपको दो चीज़ याद रखना होगा कि आपको पहला नंबर वहाँ पे जब हम वेरिएबल्स की बात करते थे तो आपको एक्स वाई या जेड जो भी दो वेरिएबल्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने होंगे। लेकिन जब पोलर फॉर्म की बात आएगी उसमें आपको रेडियस और थीटा मतलब किसी एंगल के रिस्पेक्ट में या फिर हम उसको रेडियस के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डबल इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसमें अगर हमारा लिमिट्स है वो अगर थीटा में दिया रहे तो अब ऐसी बात है वो रेडियस का लिमिट होगा, आर का लिमिट होगा। और जो हमारा अगर पाई रहे 2 पाई रहे 0 रहे तो उसमें जो हमारा रहेगा वो आपका थीटा का लिमिट्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है। फिर इसका भी वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है कि कभी कभी आपका लिमिट्स जो है हो सकता है कि रेडियस पहले दे दे और आपका जो है थीटा बाद में दे दे। तो उसमें हम देख सकते हैं, या फिर थीटा पहले दे दे और रेडियस बाद में दे दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम इसका ऑर्डर का इंटरचेंज कर देंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है बनता है, ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए। तो पोलर कर्व के लिए अभी हम जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको जो भी लिखा हुआ है आपको इसका हैंड रिटन नोट्स आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम डबल इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, तो एक और क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस का है, तो जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 नंबर में, या फिर इसको हम 2 नंबर में भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे जो आपका लिमिट्स है, सबसे पहले हमको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन में लिमिट्स को देखना है। तो लिमिट्स हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, जो हमारा लिमिट्स दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कहाँ से, 0 से लेके log y, फिर आपका लिमिट दिया हुआ है 1 से log 8। तो अब हम इसको यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है वो लिमिट किसका लिमिट है, ठीक है। तो हम मतलब कि अब यहाँ पे जो लिमिट्स है ये कांस्टेंट है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि किसका लिमिट है। लेकिन हाँ, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस वेरिएबल्स का लिमिट्स है। ऑब्वियस सी बात है ये y का फंक्शन है, दैट मीन्स ये x का लिमिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का लिमिट दिया हुआ है, ये आपका y का लिमिट हो जाएगा, ठीक है। y = 1 से log 8 तक जाएगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, जो मैंने क्या बोला था, जिसका लिमिट्स वेरिएबल्स में दिया रहेगा उसको हम पहले उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर हम उसको बाद में जो कांस्टेंट लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो log y है x का लिमिट है, तो हम इसको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, e टू द पावर x प्लस वाई। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, ठीक है। तो चूंकि आप यहाँ पे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा आपका जो y वाले टर्म है उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो y वाले टर्म जो है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट यहाँ पे निकल गया। और यहाँ पे जो e टू द पावर x है उसका इंटीग्रेशन आपको पता है e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो है आपका e टू द पावर x ही हो जाएगा,
ठीक है। और जो वाई का लिमिट है वो एज इट इज रह जाएगा। तो e टू द पावर यहाँ पे log 8, यहाँ पे log 8 है वाई का लिमिट, और फिर e टू द पावर एक्स को e टू द पावर एक्स ही रह जाएगा। तो e टू द पावर एक्स में हम क्या करेंगे, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे e टू द एक्स की जगह पे वाई log वाई पुट करते हैं, e टू द पावर log वाई हो जाएगा, फिर माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 0 है तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर दिए। अब देखिए यहाँ e टू द पावर वाई जो है वो आपको एज इट इज बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट ट्रीट किए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको e टू द पावर log वाई को एज इट इज रह देना है, और e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस करके अब यहाँ पे 1 लिख दिया, और e टू द पावर log का वैल्यू आपका y हो जाएगा, चूँकि e टू द पावर log y है और इसका बेस जो है e है, और ये y जो है वो e टू द पावर log y जो है आपका y एज ए वाई ट्रीट होगा। तो चलिए इसको हम इसके आगे मैं यहाँ पे इसे मैं सॉल्व कर रखा हूँ, लेकिन मैं आपको और भी डिटेल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो वो आपका फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, e टू द पावर वाई, और यहाँ पे log वाई का e टू द पावर log वाई आपका y हो जाएगा, ठीक है। और e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ये आपका y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे log 8 जो है आपका ये लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए इसको हम आप तो आसानी से कर सकते हैं, e टू द पावर y, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आपका हो जाएगा फिर e टू द पावर y। यह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, और फिर यहाँ पे लिमिट जो है आपका log 8 हो जाएगा, फिर आपको ये dy हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आइलेट रूल लगाएंगे, आपको इंटीग्रेशन में आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है यहाँ पे तो है नहीं, लॉगरिथम फंक्शन भी नहीं है, अरिथमेटिक फंक्शन, ये आपका अरिथमेटिक फंक्शन है, और ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपका ये आपका हो जाएगा u, और ये आपका b, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको एज इट इज रह देंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फंक्शन को, और फिर इस दोनों का होल इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और ये आपका जो है e टू द पावर y ही रह जाएगा। लिमिट जो है आपका वो 1 से log 8 तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका है ये आपका हो जाएगा y इंटू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y का इंटीग्रेशन, फिर y e टू द पावर y हो जाएगा, माइनस का e टू द पावर y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से log 8 तक आपको आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं जब लिमिट पुट करूँगा, अब यहाँ पे e टू द पावर y माइनस e टू द पावर y हो जाएगा आपका माइनस का 2y, y e टू द पावर y माइनस का 2y, e टू द पावर माइनस का 2y, e टू द पावर y, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, इस तरह से आपको लिमिट पुट कर देना है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो y की जगह पे हम log 8 पर पुट करेंगे। तो चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 2, ठीक है। आपका हो जाएगा 1 से log 8, आपका हो जाएगा e टू द पावर log 8 माइनस 2। ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया, आप फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे, e टू द पावर 1, फिर y की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मैंने पुट कर दिया इस तरह से आपका। आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका हो जाएगा e टू द पावर log 8, ये आपका log 8
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, log 8 है, माइनस का 2, ठीक है। और ये जो है आपका 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 1, ये आपका प्लस का ई हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि e टू द पावर log 8 है तो इसका बेस ई है, तो ये आपका log 8 जो है वो 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 8 बाहर आ जाएगा, आपका यह हो जाएगा log 8 माइनस का 2 प्लस का ई, तो आपका हो जाएगा 8 log 8 माइनस का 16 प्लस का ई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं वही लिखा हुआ है जो आपका फाइनल आंसर है, 8 log 8 माइनस 16 प्लस ई हो जाएगा। तो इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है पोलर फॉर्म में है, तो उसको हम चलिए सॉल्व कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर, और यहाँ पे ओवर द एरिया ऑफ कार्डिएडो, ठीक है, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एवं द इनिशियल लाइन, मतलब कि इनिशियल लाइन। आप कार्डिएडो जो है आपका वो हार्ट शेप में होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से इस प्रकार से आपका डायग्राम जो है बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कार्डिएडो का डायग्राम बना सकते हैं, या फिर आप, मैं जब कर्व ट्रेसिंग का बाद में जब टॉपिक पढ़ाया था उस समय मैं इसका एक एग्जांपल करवाया था कि किस तरह से हम कार्डिएडो को सॉल्व करते हैं, कर्व ट्रेस करते हैं। उसमें भी आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कहता क्या है यहाँ पे, और भी देखिए क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है आर जो है वो ये आपका थीटा के रूप में फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शंस जो है थीटा का है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो आपका लिमिट किसका दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है। चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, और नहीं अगर दिया रहता तो इसको हम क्या करते, थीटा दिया हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये आर का ही लिमिट होगा, इसको हम मान के चलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इनिशियल लाइन से एबव बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल लाइन आपका ये थीटा इक्वल टू 0 है, इसके एबव हमको इसका निकालना है एरिया, ठीक है, इसका कार्डिएडो का इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे इनिशियल लाइन से एबव। अब चूँकि इंटीग्रेशन में जब हम निकालते हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको इस प्रकार से मैंने बताया था लिखने के लिए कि डबल इंटीग्रेशन एरिया, यहाँ पे जो लिमिट्स है वो पुट करेंगे, फिर हमारा जो फंक्शंस है उसको मैंने एज इट इज पुट कर दिया, फिर डी थीटा डी आर। अब चूँकि यहाँ पे पहले हमको आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो वो अभी हम इसको हम देखिए थीटा का जो पावर है, थीटा का जो यहाँ पे लिमिट्स है उसको हम क्या करेंगे, इस कार्डिएडो की डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि थीटा का जो है वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए थीटा का जो है वो 0 से π/2 तक, मतलब इनिशियल लाइन बोला है तो 0 से पाई तक है। π/2 तो आपका ये हो जाएगा और पाई यहाँ हो जाएगा, मतलब कि थीटा का जो है वो कुछ इस प्रकार से लिमिट्स होगा 0 से पाई तक। तो यहाँ पे मैंने वही थीटा का लिमिट 0 से पाई तक दे रखा है, और आर का लिमिट जो है 0 से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा तक दे रखा है। क्योंकि हमारा फंक्शंस जो है हमारा कुछ आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस को लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए अब चूँकि साइन थीटा है, ठीक है, तो फंक्शंस हम चूँकि हमको पहले यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और ये साइन थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं आपको जब वर्किंग रूल बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया, जिसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। तो साइन थीटा को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसको एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, बाकी जो वेरिएबल्स उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आर स्क्वायर को फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r³/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दिया है, 0 से लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों पुट कर दिया है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो चूँकि यहाँ पे देखिए a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा पुट करेंगे तो a³/3 यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। और फिर इसको हम कॉमन निकाल लिए, और फिर हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा को इंटू साइन थीटा तो पहले से था तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका होल क्यूब है इंटू डी थीटा है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व कर रखा है हाफ एंगल की फार्मूला से, लेकिन एक और मेथड है मैं उसको भी बता दे रहा हूँ और आप इसको भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस थीटा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से सॉल्व करके इसको बता दे रहा हूँ।
वन प्लस कॉस थीटा को हम यहाँ पे लेट टी पुट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि वन प्लस कॉस थीटा जो है वो टी को मैंने यहाँ पे मान रखा है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम जब इसको मानते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर आपका हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। इसको हम रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिग्रेट कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा इंटू डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस का मैंने इधर रख रखा है, रख दिया है, ये कुछ इस प्रकार से आपको साइन थीटा डी थीटा करने का मतलब इस दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आपका माइनस का टी आ गया, माइनस का डी टी आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी टी। अब देखिए ये जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है और जो मैं बता रहा हूँ दो तरीक़ा से भी इसको इंटीग्रेशन इसको हम कई तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से समझ में आए उसको हम उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्यूब बाई 3 तो पहले से बाहर कॉमन बाहर आ चुका है। अब लिमिट्स जो है वो आपका देखिए, अब चूँकि यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा मैंने पुट किया को टी बना था, यहाँ लिमिट्स भी जो है वो भी चेंज होगा। तो जब हम थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका कॉस थीटा 0 हो जाता, कॉस थीटा 0 जो है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जो आपका लोअर लिमिट्स है वो आपका 2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू जब हम पाई पुट करेंगे तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, +1 - 1 0 हो जाएगा। तो जो है लिमिट्स का वैल्यू है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो अब चूँकि यहाँ पे 1 + cos थीटा को हमने टी माना है तो टी का क्यूब, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा का क्या मैंने निकाला यहाँ पे माइनस का डी टी। अब चूँकि इसको रिस्पेक्ट में अब देखिए यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस जो है हमने यहाँ पे कॉमन निकाल रखा है, कॉमन निकाल लिया, ए क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁻³ है तो इसको 4 हो जाएगा अपॉन 4, यहाँ लिमिट जो है 0 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का ए क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0/4 0 ही हो जाएगा। फिर टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2⁴/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैंने पुट किया तो आप यहाँ पे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। इसको करेंगे तो प्लस का ए क्यूब बाई 2 × 4 8 16/4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इंटू 3 है, इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 × 16 आपको ये आपको जो है आंसर 4a³ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस दोनों में से जो भी हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर याद हो तो उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस मेथड को भी यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।